हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ अपने द्वारा लिखी हुई कहानी श्रापित कन्या धृति पार्ट 7। अक्षराज ठाकुर की आंखों में ज्वालामुखी भड़कने लगी। तेरी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी जगमोहन मल्होत्रा। तू तो सच में बड़े कमाल का आदमी निकला रे। जगमोहन के पैरों से खून बह रहा था, सांसें तेज, ठंड से ओठ नीले पड़ चुके थे। दूसरे ही पल अक्षराज ठाकुर ने उसका कॉलर पकड़कर सीधा खड़ा किया। तो खुद को बड़ा सहनसा समझता है ना। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ छुपा रखे हैं, अभी बता, वरना आखिरी इच्छा बता और भगवान को प्यारा हो जा, वरना हम तेरी राम राम सत्य अभी किए देते हैं। जगमोहन मल्होत्रा अक्षराज की पैनी तलवार जैसी बातें सुना तो उसकी रूह कांप उठी। लड़खड़ाते पैरों को घुटने के बल मोड़ लिया और दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब। हम दोनों के बीच कोई तीसरा है जो इस प्रॉपर्टी का पूरा फायदा उठा रहा है। जगमोहन मल्होत्रा, जो कि मरने की हालत में था, अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, हमने कुछ नहीं किया साहब, और ना हम उस रात लावण्या मैडम जी के साथ थे। केवल हमने उनका नाम सुना है। उनके करीबी मैनेजर तो नक्श मल्होत्रा साहब हैं, जो हर वक्त मैडम के आगे पीछे मधुमक्खी की तरह मंडराते रहते हैं। मैं तो उनका तुच्छ सा असिस्टेंट था ठाकुर साहब, जो लावण्या मैडम जी के आवाज पर हमेशा उनके कैबिन में हाजिर रहता। नक्श मल्होत्रा का नाम सुनते ही अक्षराज की रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि अब खाली एक सबूत था, नक्श मल्होत्रा, जो बता सकता था कि लावण्या के साथ छेड़खानी करने वाला कौन है, कैसा दिखता है। अक्षराज ने सख्त हाथों से जगमोहन को उठाकर खड़ा किया और पीछे की खिड़की खोलते हुए अंदर की ओर धकेलते हुए बोला, जाकर बैठ गाड़ी में। जगमोहन अपने कदमों को संभालते हुए गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा। अक्षराज ठाकुर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए मल्होत्रा विला की तरफ ले ली। अक्षराज ने सख्त नजरों से शीशे में पीछे देखा तो जगमोहन अपने शरीर पर निकलते खून को पोंछते हुए दर्द से कराह रहा था। अक्ष ने उसी पल कहा, देख, अगर तू सच में बोलेगा तो बच जाएगा, और बाद में पकड़ा गया तो सिर्फ मौत मिलेगी और कुछ नहीं। जगमोहन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो अक्षराज का भयानक रौद्र रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से निकलती ज्वालामुखी जो जगमोहन के दिल को दहला रही थी। एक पल के लिए उसका गला सूख गया, ओठों पर पपड़ी जमी हुई थी, उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। दूसरे ही पल उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, साहब, हमें जो सजा देनी है दे दीजिए साहब, मगर हम उस रात हमारी ड्यूटी मालवा फैक्ट्री में लगाई गई थी। आप हमारा विश्वास नहीं करेंगे, किंतु आप लावण्या मैडम जी से खुद जाकर पूछिए। दूसरे ही पल जगमोहन गहरी सांस लेते हुए चुप हो गया, जैसे उसके शरीर से प्राण निकल चुके हों। अक्षराज ठाकुर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। कुछ देर बाद गाड़ी मल्होत्रा विला के दरवाजे को चीरती हुई अंदर चली गई। अक्ष ने तेजी से ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर जमीन पर कदम रखा। सुबह के 6 बज चुके थे। थोड़ी बहुत लोगों की चहल पहल होने लगी थी। अक्ष गाड़ी से उतरते ही गाड़ी लॉक कर दी, क्योंकि जगमोहन कहीं भाग न पाए। अक्षराज ठाकुर एक कदम आगे की ओर देखा ही था, तभी गोली चलने की आवाज आई। अक्ष ने तीखी नजरों से चारों ओर देखा, कदम वहीं के वहीं ठहर गए। एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इस वक्त गोली माजरा कुछ अटपटा लग रहा है, अक्षराज ने सोचते हुए कहा। फिर दूसरी
पल अपना कदम आगे बढ़ाया। अक्षराज ठाकुर ने इधर उधर सख्त नजरों से देखा और आगे कदम रखा ही था कि दूसरे पल किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई दी। हमारे बेटे को छोड़ दीजिए प्लीज। अक्षराज ठाकुर महिला की आवाज सुनते ही तेज कदमों से अंदर की ओर दौड़कर गया। जब उसने तेजी से दरवाजा खोला तो नक्श मल्होत्रा अपने हॉल के आंगन में खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें बता रही थीं कि अब इसका जीना मुश्किल है। अक्ष ने दौड़कर अपनी दूरदृष्टि फैलाई तो एक बुजुर्ग महिला तेजी से रोती हुई सीढ़ियां उतरकर आई और नक्श को होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसी पल अक्षराज ठाकुर की नजरें सख्त हो गईं और दबी हुई आवाज में, ये आपका कौन है? मंदाकिनी देवी गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे बेटे को बचा लीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। अक्षराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे बेहद अफसोस हो रहा था कि जिसे वो मारना चाहता था, लेकिन उसके जान के दुश्मन तो कोई और ही निकला। अक्षराज ठाकुर ने नक्श को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर लिटा दिया। पीछे से नक्श की माँ मंदाकिनी देवी बैठी। अक्षराज के दिल में एक हलचल सी थी कि आखिर इसे किसी ने गोली क्यों मारी। अक्षराज ठाकुर ने बिना देर किए मंदाकिनी देवी से सवाल किया, आपके बेटे को गोली क्यों मारी? किस लिए, क्या आप जानती हैं? मंदाकिनी देवी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अक्षराज ठाकुर की ओर देखी तो शॉक्ड रह गई। उसका गला सूख गया। हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, हाँ हम नहीं जानते। फिर एक बार अक्ष को देखकर सोचने लगी, ये तो अक्ष ठाकुर है, माधवा इंडस्ट्रीज का सीएम। हे माता रानी, अगर इसे हमारे बारे में पता चल गया तो ये नक्श की जान ले लेगा। अक्ष ने शीशे में मंदाकिनी देवी का चेहरा देखा जो कि बेहद डरी हुई थी, मगर इस वक्त ये सोचना बेकार था कि वह डरी हुई क्यों है। स्वाभाविक सी बात थी कि बेटे को गोली लगी है तो घबराहट जायज थी। दूसरे ही पल अक्ष ने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। कुछ देर बाद गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के अंदर चली गई। डॉक्टर ने नक्श मल्होत्रा की कंडीशन देखकर ओटी में ले जाने का इशारा किया। नर्स कंपाउंडर दौड़कर स्ट्रेचर लेकर आए और नक्श को लेटाकर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। मंदाकिनी देवी वहीं स्तब्ध सी खड़ी रह गईं। अक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो मंदाकिनी देवी बर्फ की तरह जमी हुई खड़ी थी। उसी दौरान डॉक्टर खुराना आईसीयू से निकलकर बाहर आए तो उनकी नजर अक्षराज पर पड़ी, जो इस वक्त मंदाकिनी देवी को समझाते ये कुछ बोल रहा था। लेकिन डॉक्टर खुराना ने अक्षराज ठाकुर की बात को याद किया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे जाकर धृति राठौर के बारे में बताएं। मंदाकिनी देवी और अक्षराज ठाकुर बात कर ही रहे थे, तभी एक शख्स दौड़ता हुआ उनके पास आया। आखिर वो शख्स कौन था, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगले भाग में। अगर कहानी का ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।